अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। अकाउंटिंग बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करती है और उसके बाद उनका एनालिसिस करके उनसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना करके और डेटा के फॉर्म में उन सभी लोगों तक पहुंचाती है जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, या ये वो लोग भी होते हैं जो बिजनेस से फ्यूचर में किसी तरह का एसोसिएशन रखना चाहते हैं, या बिजनेस जिनके साथ किसी तरह की कोई डीलिंग करना चाहता है। Hello guys, I am Anupma and welcome to my channel Encount Accountancy with Anupma. It's a one-stop destination for learning and exploring accountancy. Guys, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि बहुत से लोग होते हैं जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ हमें पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से और बैलेंस शीट से। इसके अलावा कई तरह के कंपैरेटिव एनालिसिस किए जाते हैं, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं, फिर रिपोर्ट्स जो है आपके बार डायग्राम में भी होता है, फिर हम कैपिटल बजटिंग, कैश बजट, यानी बहुत सारे इसके बाद इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं और फिर ये डेटा जो है उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। इनको हम कहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आज का वीडियो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे ही मैंने बनाया है और इसमें हम देखेंगे कि यूजर्स कितने तरह के होते हैं और हर एक यूजर का क्या क्या इंटरेस्ट होता है। तो गाइस चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। तो यूजर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो होते हैं आपके इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, यानी ये बिजनेस में काम कर रहे हैं, बिजनेस से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, बिजनेस में काम कर रहे हैं और बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। इनमें आते हैं ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो अभी बिजनेस के अंदर नहीं है, यानी कि ये बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इनका बिजनेस से एसोसिएशन किसी न किसी रीजन की वजह से है, तो ये बिजनेस के साथ इनडायरेक्टली रिलेटेड है या बिजनेस से अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। इनमें हम लेते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, रिसर्चर्स एंड पब्लिक। तो गैस चलिए एक एक करके हम इन सबका लेते हैं कि हर एक यूजर का क्या इंटरेस्ट होता है जानने में। तो इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले आते हैं ओनर्स। गैस आप जानते हैं कि ओनर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस को सेटअप करने का रिस्क उठाते हैं। ओनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं, बिजनेस को सेटअप करते हैं, उसका रिस्क उठाते हैं, बिजनेस को चलाने का रिस्क उठाते हैं और बिजनेस की वर्किंग के लिए भी ये पैसे लगाते रहते हैं। तो ओनर्स सबसे पहले ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि जो भी उन्होंने रिस्क उठाया है उसका कितना रिवॉर्ड मिला है, और ये रिवॉर्ड जो है वो प्रॉफिट के फॉर्म में होता है। तो ये जरूर जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना लॉस सफर किया है। साथ ही ये इंटर फर्म कंपैरिजन भी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये सेम इंडस्ट्री में इनके जो कम्पिटिटर फर्म है उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करें और ये पता लगाएं कि ये कितना अच्छा या बुरा कर रहे हैं। साथ ही ये इंटर पीरियड कंपैरिजन में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो इन्हें तब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, यानी ये देखना चाहते हैं कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पिछले साल का फाइनेंशियल रिजल्ट और इस साल के फाइनेंशियल रिजल्ट में क्या कंपैरिजन है या क्या डिफरेंस है। अगर ईयर टू ईयर हम ग्रोथ पे हैं तो ये निश्चिंत हो जाते हैं कि जो रिस्क फैक्टर है अब वो उतना नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ईयर टू ईयर इनका जो प्रॉफिट है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, तो फिर इनके लिए सोचने वाली बात हो जाती है। तो ये अपनी असेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन भी जानना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास कितनी असेट्स हैं, उसके अगेंस्ट में कितनी लायबिलिटीज हैं, जिससे कि ये रिस्क फैक्टर का सही सही असेसमेंट कर सकें। तो गाइस जो ओनर्स हैं सबसे पहले वो प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होते हैं, फिर वो इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि बाकी फर्म्स के साथ बाकी फर्म के कंपैरिजन में ये कितना अच्छा या बुरा कर रहे हैं।
साथ ही पिछले साल के कंपैरिजन में क्या इस साल हमने ग्रोथ पाई है या नहीं पाई है, और साथ में असेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन को असेस करते हैं रिस्क फैक्टर जानने के लिए। सेकंड जो यूजर्स हैं वो है मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि आज के टाइम में मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों सेपरेट हो चुके हैं। पहले जो ओनर है वही मैनेज भी करता था बिजनेस को, और सारे रिस्क वगैरह तो अभी भी ओनर ही उठाता है, तो बिजनेस को मैनेज करता था। तो अगर मान लीजिए कोई उसका डिसीजन गलत होता था या सही होता था, तो उसका इम्पैक्ट या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओनर पे ही होती थी। लेकिन अब ओनर्स जो है वो अपने आप प्रोफेशनल मैनेजर्स रखते हैं। ये मैनेजर्स जो है वो फॉर्म के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं या ओनर के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, और इनका जो भी डिसीजन होता है उसके लिए ये ओनर की तरफ अकाउंटेबल होते हैं, यानी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैनेजमेंट जो है वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेन फोकस करती है, ये जानने के लिए कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया था पास्ट में उसका इम्पैक्ट क्या रहा। अगर मान लीजिए कि डिसीजन का इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली जो नेट प्रॉफिट है वो करंट ईयर में ज्यादा होगा। अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है तो फिर उसको असेस किया जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो मैनेजमेंट जो है अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए या गोल सेटिंग के लिए इन तीन स्टेटमेंट्स का खास यूज करती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ये भी जानना चाहती है कि जो डिसीजंस उन्होंने लिए थे उसका इम्पैक्ट नेट इनकम पर क्या पड़ा, यानी अपने डिसीजंस का इवैल्यूएशन करने के लिए भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसका इम्पैक्ट ओनर की अर्निंग पे पड़ता है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा तो ओनर की जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा और ओनर की वेल्थ इंक्रीज होगी। लेकिन अगर डिसीजन का नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो प्रॉफिट पहले से डिक्रीज भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, और इन सब चीजों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटेबल होती है ओनर के। तो मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो बहुत सोच समझ करके लेती है, और इसके लिए वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से देखती है। सारी चीजें देखी जाती हैं, यानी कैपिटल बजटिंग भी की जाती है, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखा जाता है। तो बजट प्रिपेयर करने के लिए भी मैनेजमेंट बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को देखती है और हिस्ट्री को देखती है। गैस, मैनेजमेंट को कैपिटल बजटिंग करनी होती है, यानी कि मशीन को खरीदा जाए, कहाँ से खरीदा जाए, उस पर कितना खर्चा आएगा, उससे कितनी इनकम जनरेट होगी, ये सारा असेसमेंट करना पड़ता है। उसके लिए भी वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रेफर करती है। साथ ही जो है उसको प्रोडक्शन बजट बनाना होता है, सेल्स बजट बनाना होता है, इन सब के लिए भी फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ देखी जाती है। साथ ही मैनेजमेंट जो है वो हर एक कॉस्ट का नेट इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी असेस करती है, और उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट कंट्रोल के बारे में सोचती है। तो इन सब के लिए उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हुए अपने डिसीजंस लेती है, क्योंकि उनके डिसीजंस का इम्पैक्ट ओनर की वेल्थ पर पड़ता है। नेक्स्ट जो पार्टी है या नेक्स्ट जो यूजर है वो है एम्प्लॉयज। आप जानते हैं कि एम्प्लॉयज जो है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और सक्सेस में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो और सक्सेसफुल है तो उनकी करियर सिक्योरिटी होगी, यानी कि उनका जो जॉब है वो सिक्योर रहेगा और ज्यादा लंबे समय तक वो फर्म के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। साथ ही उनको पहले से ज्यादा सैलरी भी मिल सकती है, यानी सैलरी उनकी बढ़ सकती है, उनका बोनस इंक्रीज हो सकता है। जॉब एडवांसमेंट, यानी अगर फर्म ग्रोथ पर है तो कल को हो सकता है कि उनका जो प्रमोशन है वो हो जाए और उन्हें बेटर रोल मिले प्ले करने के लिए। साथ ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देखती है कि अगर कंपनी सिक्योर है या प्रॉफिटेबल है तो रिटायरमेंट बेनिफिट भी इनका बढ़ जाएगा, यानी एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी कितना है, इसमें भी ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और साथ ही जो है देखिए, जब कोई एम्प्लॉय किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो रिनाउंड है, सक्सेसफुल है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो बड़े प्राउडली लोगों को बताते हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हूँ या मैं यहाँ पे काम करता हूँ या करती हूँ। ये भी उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है।
नेक्स्ट जो है वो है आपके एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस से के अंदर नहीं है, यानी बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में इनका बिजनेस के साथ कोई जुड़ाव हो सकता है। इनमें हम लेते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देखिए आज के टाइम में जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसमें पैसा एक दो लोगों का नहीं लगा होता, बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो पैसा लगाते हैं, अपनी छोटी बड़ी सेविंग्स जो है वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब ये कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जरूर जानना चाहते हैं कि जो फंड इन्होंने बिजनेस में लगाया है या जो फंड इन्होंने कंपनी में दिया है उस फंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। इन्वेस्टर्स का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने कि बिजनेस में पैसा लगाया है। ये ओनर ओनर जो है वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में है, और इन्वेस्टर्स को हम देखते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में। तो ये लोग जो पैसा लगाते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इनका फंड जो इन्होंने बिजनेस में लगाया है वो कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। और उसका पता कैसे चलता है? इंक्रीज्ड अर्निंग्स। यानी अगर कंपनी पहले से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है या प्रॉफिट में ग्रोथ है तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो अच्छी जगह यूटिलाइज हो रहा है। साथ ही ये भी देखना चाहते हैं कि कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, यानी कंपनी कई कौन से नए प्रोजेक्ट ले रही है और हर एक प्रोजेक्ट में कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। अगर कंपनी नए नए प्रोजेक्ट्स ले रही है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है कंपनी की, तो फिर ये निश्चिंत होते हैं कि इन्होंने सही जगह पैसा लगाया हुआ है। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में ये इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। देखिए अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है तो कंपनी जो है वो बड़ी प्रॉमिसिंग होगी और इनको लगता है कि इस कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहिए। ये लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या अपने शेयर्स की मार्केट वैल्यू में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि कल को अगर इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से विड्रॉ करनी पड़े तो मार्केट में इनको अपने शेयर्स की कितनी वैल्यू मिलेगी। इसी के साथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। देखिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अभी जिन्होंने कंपनी में अभी पैसा नहीं लगाया है लेकिन इनके पास पैसा है और ये फ्यूचर में पैसा लगा सकते हैं। तो ये लोग भी ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। तो इसके लिए वो कंपनी के पास रिकॉर्ड्स को एक बार देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी जो है वो ग्रोथ में है या नहीं है, या प्रॉमिसिंग है या नहीं। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो है लेंडर्स। देखिए लेंडर्स वो होते हैं जो कि कंपनी को लोन देते हैं, फर्म को लोन देते हैं। इनमें बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कई तरह के लोन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं। कई बार मॉर्गेज लोन होता है यानी किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में देते हैं, और कई बार यूं ही लोन देते हैं। तो ये लोग जो है कंपनी की इनकम स्टेटमेंट यानी फर्म की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में इंटरेस्टेड होते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट वर्दिनेस कि फर्म या कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस क्या है। क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब होता है कि कंपनी ने पास्ट में जो लोन्स लिए थे उन लोन्स को कितनी जल्दी या कितना टाइम पे किया है या नहीं किया है। अगर जो लोन उन्होंने लिया था उसे टाइम पे किया है तो इसका मतलब है कि कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी है। साथ ही ये भी देखना चाहते हैं कि फर्म की अर्निंग कितनी है, क्या फर्म इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है कि इनको इंटरेस्ट का अमाउंट टाइम पे करती रहे। क्योंकि देखिए लेंडर्स जो है अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ वो इंटरेस्ट के अमाउंट में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि कंपनी क्या इतना सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही है कि हमें इंटरेस्ट टाइम पे कर सके। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि ओनर ने कंपनी में कितना फंड लगाया है और बोरोड फंड कितना है। अगर ओन्ड फंड यानी कंपनी में ओनर का फंड ज्यादा लगा हुआ है तो ये निश्चिंत रहते हैं कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है या इन्होंने जो फंड दिया है कंपनी को या फर्म को वो भी सिक्योर्ड रहेगा। क्योंकि अगर ओनर का ज्यादा पैसा लगा हुआ है तो ऑब्वियसली जो डिसीजन है वो ओनर के फेवर में ही लिया जाता है, तो कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा जो कंपनी को या फर्म को एडवर्सली अफेक्ट करे। तो लेंडर्स जो है वो क्रेडिट वर्दिनेस में प्रॉफिट जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि इंटरेस्ट उनको टाइम पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और साथ में कितना ओन फंड है और कितना बोरोड फंड है। अगर बोरोड फंड कम है तो ये निश्चिंत होते हैं, और अगर बोरोड फंड ज्यादा है तो थोड़ा सा बिजनेस रिस्की हो जाता है।
नेक्स्ट जो है वो है सप्लायर्स। सप्लायर्स जो हैं वो गुड्स फॉर्म को माल या स्टॉक इन ट्रेड जो है रॉ मटेरियल या स्टॉक इन ट्रेड क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं या कैश में देते हैं। तो देखिए सप्लायर्स जो है वो जरूर जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन की अगर मान लीजिए सप्लायर्स 1 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं तो क्या 1 महीने बाद सप्लायर्स को पैसा टाइम पे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन में ये लोग ये देखते हैं कि कंपनी का अभी कैश पोजीशन क्या है और कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी है, कितना कैश है या कैश इक्विवेलेंट है, और ये लोग टाइम पे पैसा पे करेंगे या नहीं करेंगे। ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि कंपनी 50 साल चलेगी या नहीं चलेगी। इनका जो मेन फोकस होता है वो आने वाले कुछ सालों के लिए ही होता है। साथ ही ये भी देखना चाहते हैं कि फर्म कितनी स्टेबल है, क्योंकि अगर फर्म स्टेबल है तो इनको रेगुलर ऑर्डर मिलता रहेगा, कंटिन्यूस ऑर्डर मिलता रहेगा। और आप जानते हैं कि हर एक जो सप्लायर है वो ऐसा ही बायर चूज करता है जिससे कि उसे कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलता रहे। ऐसा ना हो कि 2-4 ऑर्डर मिले उसके बाद उसे दूसरे बायर को ढूंढना पड़े। तो ये कंपनी की स्टेबिलिटी या फर्म की स्टेबिलिटी जानने में भी इंटरेस्टेड होते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि कंपनी या फर्म की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। अगर कंपनी कल को ग्रो करेगी तो इनको भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू होंगे और इसके अकॉर्डिंग ये भी अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूजर है वो है गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट कई तरह की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है, इंडस्ट्री वाइज वो असेसमेंट करती है, कई तरह की टैक्स पॉलिसीज बनाती है, नए टैक्सेस लगाती है, टैक्स कंसेशन देती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में फर्म्स को प्रमोट करना है तो उसमें फर्म को टैक्स कंसेशंस दिए जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लगता है कि इसमें थोड़ा सा ग्रोथ को या फर्म्स कुछ ज्यादा ही हो गई है, ज्यादा बिजनेस हो रहा है, इस बिजनेस को थोड़ा सा कम करना है, तो वो नए टैक्सेस भी लगा सकती है। तो गवर्नमेंट को भी फर्म्स के फाइनेंशियल डेटा में इंटरेस्ट होता है जिससे कि वो नए टैक्सेस लगा सकें या टैक्स कंसेशंस दे सकें या टैक्स पॉलिसीज और भी कोई किसी तरह के टैक्स पॉलिसीज फॉर्म कर सकें। साथ ही गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इसलिए भी देखना चाहती है कि पता चल सके कि कहाँ कहाँ फ्रॉड हो रहा है, और अगर फ्रॉड हो रहा है तो उस फ्रॉड को रोकने के लिए क्या लॉज बनाने चाहिए। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट यानी जिसे हम MRTP एक्ट कहते हैं, वो एक्ट ऐसे ही बनाया गया है जब कंपनी को गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि कंपनीज जो हैं वो कार्टेल बना करके एक तरह से मोनोपोलीज क्रिएट करती हैं और वो मैनिपुलेट कर रही हैं मार्केट को। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने MRTP एक्ट बनाया। उसी तरह से कंपनी गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ के लिए भी पॉलिसीज बनाती है। अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सपोज करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अगर गवर्नमेंट चाहती है ग्रोथ हो जिससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो गवर्नमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाती है, उसमें टैक्स कंसेशंस देती है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को डेटा चाहिए होते हैं और ये डेटा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे यहाँ टैक्स अथॉरिटीज। देखिए टैक्स अथॉरिटीज में हम लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड GST डिपार्टमेंट यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उन्हें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं फर्म्स के, कंपनीज के, बिजनेस के, जिससे कि वो टैक्स का असेसमेंट कर सके। बिजनेस को अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं टैक्स अथॉरिटीज को। कुछ ऐसे हैं जिनको तो अनएडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना होता है और कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको अपने ऑडिटेड, पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फिर उनकी ऑडिटिंग कराते हैं और उसके बाद उसे जो है टैक्स अथॉरिटीज को सबमिट करते हैं। टैक्स अथॉरिटीज उनको गो थ्रू होती है और ये देखती है कि जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, और साथ ही जो है वो बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी को भी असेस करने के लिए करती है। उसी तरह से GST डिपार्टमेंट है, उसे भी बिजनेस के कई सारे रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं कि कितना उन्होंने इनपुट खरीदा, इनपुट पे कितना GST पे किया, आउटपुट पे क्या GST रहा,
चालान्स और ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस को कंपाइल करनी पड़ती हैं और फिर ये इंफॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट तक पहुंचानी होती है। नेक्स्ट जो यूजर है वो है रिसर्चर्स। देखिए मैंने आप आज के टाइम में जो रिसर्चर्स जो रिसर्च का काम है वो कंपनी खुद ना करके प्रोफेशनल रिसर्चर्स होते हैं। ये प्रोफेशनल रिसर्चर्स क्या करते हैं कि ये हर एक इंडस्ट्री में जो फॉर्म्स हैं उनकी डेटास को कंपाइल करते हैं, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा को कंपाइल करते हैं और अपने पास स्टोर करके रखते हैं। जब कभी भी किसी फॉर्म को या किसी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन रिसर्च रिजल्ट्स की जरूरत होती है या उस इंडस्ट्री के नॉलेज की जरूरत पड़ती है तो वो इनको कांटेक्ट करते हैं और वहां से रिकॉर्ड्स ले लेते हैं। तो रिसर्चर्स जो हैं दे यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अंडरटेक रिसर्च इन वेरियस इकोनॉमिक, बिजनेस, एंटरप्राइज एंड अदर रिलेटेड एरियाज। लास्ट में हम लेते हैं वो है पब्लिक। पब्लिक जो है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है। इनके लिए क्यों इंटरेस्टेड होती है? क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं या अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं उन लोगों को प्रोजेक्ट बनाना होता है, रिपोर्ट्स बनानी होती है, केस स्टडीज करना होता है, तो उनके लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होती है। साथ ही वो लोग जो कि अभी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या इंडस्ट्री वाइज स्विच ओवर करना चाहते हैं, वो भी जिस इंडस्ट्री में वो जाना चाह रहे हैं उस इंडस्ट्री की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलती है। उसी तरह से जब एक जनरल कंपनी की जो एक कंपनी की जो रेपुटेशन है इन जनरल वो उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से पता चलती है। यानी कि अगर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, मार्केट में उसके शेयर की वैल्यू अच्छी है, तो हमें लगता है कि कंपनी बहुत रिलायबल है या बहुत अच्छी है। तो इस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स serves as a reliable source of information regarding a company's prospect. तो गाइस हमने देखा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बहुत सारे यूजर्स हैं। ये यूजर्स जो है वो फॉर्म से या कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हो सकते हैं या ये इनका कंपनी से अभी कोई एसोसिएशन नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। इसमें पब्लिक भी हो सकती है जो कि जनरली जानना चाहती है कि किसी कंपनी के क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। इसमें लेंडर्स होते हैं जो कि लोन देते हैं लेकिन वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी जानना चाहते हैं। इसमें सप्लायर्स होते हैं जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं और मैनेजमेंट होते हैं जो कि डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देख के ये पता लगाना चाहते हैं कि जो डिसीजन उन्होंने पास्ट में लिया था उसका इम्पैक्ट नेट इनकम पर क्या पड़ा। तो गैस आज का वीडियो बस यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay tuned for the next video on role and importance of accounting and limitations of accounting. Guys, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आप लोग अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। Thank you so much. Thank you for watching and bye bye and take care and happy learning.